सपनों का शहर मुंबई, जहां पे हर कलाकार अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। हर रोज़ न जाने कितने संख्या में लेडीज़ कलाकार हो या फिर जेंट्स कलाकार अपनी किस्मत को आजमाने के लिए इस चकाचौंध भरी शहर में पहुंचते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन बहुत ही कम किस्मत वाले होते हैं जिन्हें अपनी मंजिल मिल पाती है, क्योंकि इस बॉलीवुड में एंट्री कर लेना इतना भी आसान नहीं होता है। कहा तो ये भी जाता है, खास करके लेडीज़ कलाकारों को लेकर के, कि अगर लेडीज़ कलाकारों को अपने मंजिल को हासिल करना है तो किसी न किसी के बेड से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसमें लेडीज़ कलाकार भी अपने कदम को पीछे नहीं खींचती है। वजह यही है कि अक्सर बॉलीवुड विवादों में रहता है और सोशल मीडिया पे छाया रहता है। लोग भी मजबूर हो जाते हैं इस बॉलीवुड के ऊपर अपनी उंगली उठाने को। आज की कहानी में एक आसाम की लड़की अपनी किस्मत को आजमाने के लिए अपने शहर को छोड़ करके इस अनजान शहर में पहुंचती है, दिन रात मेहनत करना शुरू करती है। 2 साल तक कड़ी मुशक्क़त करती है कि 2 साल के बाद बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती है और फिर इस लेडीज़ कलाकार को एक फ़िल्म ऑफ़र किया जाता है जिसका नाम है जग्गा जासूस, जिसका हीरो है रणबीर कपूर। और फिर रणबीर कपूर के साथ में एक फ़िल्म बनाती है और इसी मुंबई शहर में एक बिजनेसमैन से शादी कर लेती है। लेकिन शादी का अभी 2 साल का भी वक्त नहीं बीता था कि एक दिन इस लेडीज़ कलाकार का अपने ही फ्लैट में पंखे से लटकते हुए डेड बॉडी मिलता है। जब पुलिस इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो एक बार फिर से लोग मजबूर हो जाते हैं इस बॉलीवुड के ऊपर अपनी उंगली को उठाने को। कौन है ये लेडीज़ कलाकार और क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है आसाम शहर की। आसाम शहर की रहने वाली विदिशा बेजबरुआ, जिसकी उम्र है लगभग 27 वर्ष। विदिशा सन 2007 में इसी आसाम से हाई सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करती है, इसी आसाम से ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती है। लेकिन विदिशा बचपन से ही सिंगिंग और डांसिंग का शौक़ रखती है और आखिरकार अपने कड़ी मुशक्क़त के बाद इसी अपने आसाम शहर में सिंगिंग में परचम लहराती है और अच्छा खासा नाम कमाती है। लेकिन विदिशा का जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, अपने करियर की तलाश में अपने शहर को छोड़ करके दिल्ली का रुख करती है। लेकिन दिल्ली शहर में जब पहुंचती है, विदिशा को एक पत्रकार से मुलाकात होती है जिसका नाम है अर्नब गोस्वामी। जब विदिशा अर्नब गोस्वामी से मुलाकात करती है तो अर्नब गोस्वामी से लेकर के विदिशा काफ़ी इंस्पायर होती है और फिर अपने करियर को पत्रकारिता में उतार देती है। पत्रकारिता में उतारने के लिए विदिशा दिल्ली शहर से मास कम्युनिकेशन का कोर्स करती है और पत्रकारिता के क्षेत्र में कड़ी मुशक्क़त करना शुरू करती है। लेकिन विदिशा तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इस पत्रकारिता के क्षेत्र में विदिशा को अपना मंजिल नहीं दिखाई देता है। आखिरकार विदिशा अपने मंजिल को तलाशी करने के लिए अपने जीवन में वापस आती है और फिर से सिंगिंग के क्षेत्र से निकल करके एक्टिंग के क्षेत्र में अपने करियर का लोहा मनवाने के लिए दिल्ली शहर को छोड़ करके और मुंबई शहर पहुँच जाती है। लेकिन विदिशा जब मुंबई शहर में पहुंचती है, बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी विदिशा को बॉलीवुड में एंट्री नहीं मिलता है। आखिरकार विदिशा को इसी मुंबई शहर में एक बिजनेसमैन से मुलाकात होती है जिसका नाम है निशित झा, जो गुजरात का रहने वाला है, जो मुंबई शहर में अच्छा खासा अपना बिजनेस बना चुका है और इस बॉलीवुड में अच्छा खासा अपना धाक भी जमाया हुआ है। जब विदिशा का मुलाकात होता है निशित से, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और फिर निशित ही विदिशा को बॉलीवुड में एंट्री दिलाने के लिए वादा कर देता है और दिन रात कोशिश करना शुरू कर देता है। आखिरकार जब 2 साल का वक्त बीत जाता है इस मुंबई शहर में, तो सन 2016 में आखिरकार विदिशा को बॉलीवुड में एंट्री मिल ही जाता है और निशित के माध्यम से बॉलीवुड में एक फ़िल्म ऑफ़र किया जाता है जिसका नाम है जग्गा जासूस, जिसका हीरो है रणबीर कपूर। इस जग्गा जासूस फिल्म में विदिशा को एक आइटम सॉन्ग मिल जाता है और इस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग करती है और पहली बार बॉलीवुड में एंट्री करती है। लेकिन फिल्म कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही विदिशा निशित से शादी कर लेती है और फिर मुंबई शहर में अपना परिवार बसा लेती है। लेकिन समय यूं ही गुजर रहा था, इसके बावजूद भी निशित भी कोशिश कर रहा था, विदिशा भी कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी विदिशा को एक भी फिल्म ऑफर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते यूं ही सफ़र गुजर रहा था कि आखिरकार अब निशित का विदिशा से मन भर जाता है और किसी दूसरे लड़की के साथ में लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन जब निशित का दूसरे लड़की के साथ में लव अफेयर शुरू होता है, विदिशा को मालूम हो जाता है और अक्सर अब इस बात को लेकर के विदिशा और निशित के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। आखिरकार एक दिन विदिशा नीतीश से कहती है कि दरअसल मुझे इस शहर से बाहर जाना है कुछ दिनों के लिए। नीतीश भी विदिशा की बात मान लेता है और हरियाणा के गुड़गांव शहर के इसी सेक्टर 37 में सुशांत लोक पे एक ब्रोकर के थ्रू एक फ्लैट बुक कराता है और उसी फ्लैट में 5 जुलाई 2017 को विदिशा को भेज देता है। विदिशा यहाँ पे आकर के इस फ्लैट में अकेले रहना शुरू करती है।
लेकिन जब यहाँ पे अकेले रहना शुरू करती है, अक्सर विदिशा यहाँ से भी अपने पति निशित को फ़ोन करती है और इसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। बार बार ये भी पूछती है कि क्या मुझे कोई फिल्म का ऑफ़र मिला। इस पर निशित कहता है कि जैसे ही मुझे मालूम चलेगा कि तुम्हें कोई फिल्म का ऑफ़र मिला है, मैं तुम्हें यहाँ मुंबई शहर बुला लूँगा। लेकिन विदिशा को लगता है कि शायद उसका पति उससे झूठ बोल रहा है, अपनी प्रेमिका के साथ अपनी जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे अकेले यहाँ पे छोड़ रखा है, दरअसल मेरे फिल्मों के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा है। इसीलिए विदिशा अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन करके कहती है कि दरअसल मेरे और मेरे पति के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। समय यूं ही गुजर रहा था कि एक दिन निशित जब अपने पत्नी विदिशा के नंबर पे जब फ़ोन करता है, रिंग तो जा रही है लेकिन विदिशा फ़ोन नहीं उठाती है। कई बार कोशिश करता है, जब विदिशा फ़ोन नहीं उठाती है, आखिरकार नीतीश अब उसी ब्रोकर को फ़ोन करता है जिसके ज़रिए इस फ्लैट को बुक कराया था और उस ब्रोकर को कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी उस फ्लैट में अकेले है, उसकी तबीयत ख़राब है, मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, तुम जाओ और उसे ले जा करके एक अच्छे डॉक्टर से दिखा देना। 16 जुलाई 2017 को सुबह के 10 बजे के आसपास ब्रोकर जब सुशांत लोग के 9वें मंजिल के फ्लैट पे जब पहुँचता है, बेल की घंटी बजाता है। बेल की घंटी कई बार बजाता है, इसके बावजूद भी विदिशा दरवाजे नहीं खोलती है। तब जाकर के ब्रोकर फिर से निशित को फ़ोन करता है और कहता है कि दरअसल मैं काफ़ी देर से बेल की घंटी बजा रहा हूँ, लेकिन विदिशा गेट नहीं खोल रही है। इस पर निशित कहता है कि दरअसल उसकी तबीयत काफ़ी तेज़ ख़राब है, हो सकता है कि आवाज़ वो सुन नहीं होगी, तुम दरवाजे तोड़ दो और उसे तुरंत ही लेकर के डॉक्टर के पास जाओ। जब ब्रोकर दरवाजे तोड़ने लगता है, आवाज़ें जब ज़ोर से गूंजने लगती है, आखिरकार आस पड़ोस के लोग भी, निचले फ्लैट के भी लोग सीढ़ियों के माध्यम से दौड़ करके गेट तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरअसल एक व्यक्ति दरवाज़ा तोड़ रहा है। जब वो लोग उस व्यक्ति को देख करके और उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो व्यक्ति कहता है कि दरअसल इसके पति ने हमसे बोला है इस दरवाजे को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी इस कमरे के अंदर है और उसकी तबीयत खराब है। तब आस पड़ोस के लोग निशित के पास फ़ोन करते हैं तो निशित भी कहता है कि दरअसल उस व्यक्ति को मैंने ही भेजा है और फिर पड़ोसी वालों की ही मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। लेकिन दरवाज़ा तोड़ करके जब कुछ लोग अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि दरअसल विदिशा अपने ही गले में रस्सी बांध करके और पंखे से लटक चुकी थी और उसकी मौत हो चुकी थी। जब इस तरह के नज़ारा आस पड़ोस के लोग देखते हैं, तुरंत ही इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने को दी जाती है और साथ ही साथ विदिशा के पति निशित को भी दी जाती है और साथ ही साथ विदिशा के मम्मी पापा को भी इस बात की खबर दी जाती है। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, विदिशा के डेड बॉडी को नीचे उतारती है और उसके कमरे की हर जगहों पर तलाशी करती है, लेकिन पुलिस वालों को कहीं पर भी कोई भी सुसाइड लेटर नोट्स नहीं मिलता है। आखिरकार जब इस बात की खबर विदिशा के माता पिता को मालूम चलता है, वो लोग भी आसाम से चल करके अगले ही दिन गुड़गांव शहर में पहुंचते हैं। पुलिस जब उसके माता पिता से पूछताछ करती है तो उसके माता पिता कहते हैं कि दरअसल इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार इसका पति निशित है, क्योंकि निशित का मुंबई शहर में एक लड़की के साथ में लव अफेयर चल रहा है और इसी बात को लेकर के विदिशा और नीतीश के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लेकिन निशित अपनी अय्यासी भरी ज़िंदगी जीने के लिए मेरी बच्ची को यहाँ पे भेज दिया था। इसी से तंग आकर के मेरी बच्ची ने आत्महत्या कर लिया। तब तक अगले दिन निशित भी गुड़गांव के पुलिस थाने पहुँच जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस तुरंत ही निशित को अपने कस्टडी में ले लेती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले निशित के मोबाइल का सीडीआर निकालती है। पुलिस जब निशित के मोबाइल का सीडीआर निकालती है तो पता चलता है कि 2 उसमें ऐसे नंबर थे जिस पे निशित लगातार बातचीत करते आ रहा था, लेकिन उसमें एक ऐसा नंबर था जिस नंबर पे निशित अपने शादी से पहले से ही लगातार बातचीत करते आ रहा था। पुलिस जब निशित से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार निशित भी अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है कि मेरा एक लड़की के साथ में लव अफेयर चल रहा है और मेरी पत्नी ने इसी लड़ाई झगड़े से तंग आकर के आत्महत्या कर लिया है। फिलहाल पुलिस उसी वक्त निशित को अपने कस्टडी में लेती है और अदालत में पेश करती है। अदालत उस पर कार्रवाई करते हुए जेल भेज देती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो एक बार फिर से लोग मजबूर हो जाते हैं बॉलीवुड के तरफ अपनी उंगली को उठाने के लिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।